नमस्कार। आज हम 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य और समाज में जो एक जबरदस्त उथल-पुथल हुई थी, उसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे सामने एसी वॉर्ड की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, प्रोग्रेस एंड रिलैप्स, और इसके कुछ हिस्सों पर हम आज बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक पीढ़ी के जो मजबूत विश्वास होते हैं, वो अगली पीढ़ी के लिए मजाक बन जाते हैं। सही बात है। 20वीं सदी की शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे विज्ञान और तकनीक से इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर उसी दौर ने हमें 2 विश्व युद्ध भी दिखाए। हाँ, और ऐसी नैतिक गिरावट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये जो सवाल है ना कि ये प्रगति थी या पतन, ये बहुत दिलचस्प है। वही तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। विक्टोरियन युग, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक स्थिर, अनुशासित और शायद थोड़ी दकियानूसी दुनिया की तस्वीर बनती है। बिल्कुल, हर चीज अपनी जगह पर। हाँ, लेकिन 20वीं सदी की सुबह होते होते ये मजबूत दिखने वाली इमारत अचानक इतनी खोखली और कह सकते हैं पाखंडी क्यों लगने लगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि विक्टोरियन मानसिकता की जो बुनियाद थी, वो स्थिरता या परमानेंस के विचार पर टिकी थी। स्थिरता? हाँ, उन्हें लगता था कि उनका घर, उनका संविधान, उनका साम्राज्य, यहाँ तक कि उनका धर्म भी, ये सब हमेशा हमेशा के लिए बना है। मतलब एक तरह का कंफर्ट जोन था कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा और वैसा ही सही है। बिल्कुल, लेकिन वार्ड इसे एक भ्रम कहते हैं। ये स्थिरता इसलिए नहीं थी कि लोगों ने हर चीज को खुद परखा था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि सवाल पूछने की आदत ही नहीं थी। अच्छा। लोग विशेषज्ञों की और सत्ता की बात आंख बंद करके मान लेते थे। वार्ड ने इसके लिए बहुत ही बेहतरीन मुहावरा इस्तेमाल किया है, दिमाग और आत्मा के सेकंड हैंड कपड़े। दिमाग और आत्मा के सेकंड हैंड कपड़े, वाह! मतलब दूसरों के दिए हुए विचार जिन्हें हमने बस बिना नाप-तोल के पहन लिया है। ठीक, यही मतलब है। ये विचार आपके अपने अनुभव से नहीं बल्कि एक आदत से आते थे, और इसी आदत पर पहला बड़ा हमला किया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे लेखकों ने। तो इस शांत तालाब में पहला पत्थर इन्होंने ही फेंका। हाँ, वो 20वीं सदी की शुरुआत में एक तूफान की तरह है। तो शॉ का मुख्य संदेश क्या था? उनका मंत्र बहुत सीधा था, सवाल करो, जांचो, परखो। हर चीज पर सवाल करो। हर चीज पर। शॉ का मानना था कि हर सिद्धांत, चाहे वो धर्म का हो, राजनीति का हो या विज्ञान का, तब तक एक अंधविश्वास है जब तक आप उसे खुद अपनी कसौटी पर कसकर स्वीकार ना कर लें। उनके एक बहुत मशहूर नाटक मेजर बारबरा में एक किरदार एक ऐसी बात कहता है जिसने उस पीढ़ी की सोच को झकझोर कर रख दिया। क्या कहता है वो? वो कहता है, ये दुनिया अपनी पुरानी भाप के इंजन और डायनेमो तो फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रह, पुरानी नैतिकता और पुराने धर्मों को फेंकने से इनकार करती है। ये तो बहुत गहरी बात है। सोचिए इसका असर। हम नई तकनीक तो अपना रहे हैं, लेकिन नई सोच अपनाने से डर रहे हैं। इस एक वाक्य ने विक्टोरियन दुनिया की नींव पर सीधा प्रहार किया। और जब ये नींव हिली तो जाहिर है कि ऊपर की इमारत भी डगमगाई होगी। वॉर्ड इसे आध्यात्मिक खारीपन कहते हैं। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बहुत गहरा था। सोचिए, जब आपको सिखाया गया हर नियम, समाज कैसे चलेगा, परिवार का मतलब क्या है, सही गलत क्या है, अचानक सवालों के घेरे में आ जाएं, तो एक दिशाहीनता सी आ जाती है। बिल्कुल, एक डिसोरिएंटेशन होता है। ये खालीपन उस भरोसे के टूटने से आया था। लोगों के पास जिंदगी जीने का जो पुराना नक्शा था, वो फट चुका था, और नया नक्शा वो अभी मिला नहीं था। और इसी खालीपन को भरने के लिए, जैसा कि किताब में बताया गया है, साहित्य में 2 बड़े रास्ते निकले। एक फेबियन सोसाइटी और दूसरा ब्लूम्सबरी ग्रुप। जी। ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे? जमीन आसमान का फर्क था, कह सकते हैं। फेबियन सोसाइटी, जिसमें शॉ और एच.जी. वेल्स जैसे बड़े लेखक थे, उनका मानना था कला जीवन के लिए है। कला जीवन के लिए? हाँ, यानी साहित्य का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाना है। वो लेखक होने के साथ साथ एक तरह से एक्टिविस्ट भी थे। मतलब वो साहित्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, सामाजिक और राजनीतिक सुधार का हथियार। और वो सफल भी हुए। ब्रिटेन में जिस वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की नींव पड़ी, उसके पीछे इसी फेबियन विचारधारा का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा। इसके मुख्य आर्किटेक्ट सिडनी और बीट्रिस वेब थे, जो इसी ग्रुप का हिस्सा थे। उनका सपना था
एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई भी भूखा, बीमार या अशिक्षित ना रहे। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। लेकिन वार्ड कहते हैं कि इसका एक अनपेक्षित नतीजा भी निकला कि व्यक्ति की पहचान खो गई। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन इसका एक तर्क है। जब हर फैसला एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था करने लगती है, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी पेंशन, तो धीरे धीरे व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पहल करने की जो भावना होती है वो कम हो जाती है। आप सिस्टम का एक हिस्सा, एक नंबर बन जाते हैं। वार्ड का तर्क है कि इससे एक रूपता बढ़ती है और वो जो अनोखापन है, जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, वो घटने लगता है। ये कॉमन मैन का नहीं बल्कि मास मैन यानी भीड़ के आदमी का युग बन गया। समझ गए। तो ये एक खेमा था जो समाज बदलने निकला था, और दूसरा ब्लूम्सबरी ग्रुप, वो इनसे कैसे अलग था? ब्लूम्सबरी ग्रुप में वर्जीनिया वुल्फ और E.M. फोस्टर जैसे लेखक थे। उनका सिद्धांत था कला के लिए। कला के लिए। जी, उनका मानना था कि कला का मकसद समाज सुधारना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव, इंसानी रिश्तों की बारीकियों और मन की भीतरी दुनिया को एक्सप्लोर करना है। तो वो बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी आंतरिक दुनिया को महत्व देते थे। बिल्कुल, इसीलिए उन पर अक्सर एलिटिस्ट यानी अभिजात्य होने का आरोप भी लगता था। वो खुद को आम भीड़ से थोड़ा अलग और बेहतर समझते थे। किताब में 1922 को एक बहुत ही खास साल बताया गया है। ऐसा लगता है जैसे उस साल साहित्य में कोई बड़ा धमाका हुआ हो। क्या हुआ था 1922 में? 1922 साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस साल 2 ऐसी किताबें प्रकाशित हुईं जिन्होंने आधुनिक साहित्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कौन सी किताबें? जेम्स जॉयस की यूलिसिस और T.S. एलियट की कविता द वेस्टलैंड। अच्छा, यूलिसिस और द वेस्टलैंड। और इन किताबों ने ऐसा क्या अलग कर दिया? इन किताबों के साथ साहित्य जो था वो आम पाठक की समझ से बहुत दूर चला गया, एक तरह के गूढ़ किले में बंद हो गया। गूढ़ किला? हाँ, ये किताबें बेहद जटिल थीं, जिनमें अनगिनत साहित्यिक और पौराणिक संदर्भ थे। इन्हें समझने के लिए आपको सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरा विश्व साहित्य पता होना चाहिए था। मतलब साहित्य अब सबके लिए नहीं रहा, बल्कि कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवियों के लिए हो गया। हाँ, एक तरह के बौद्धिक अहंकार का दौर शुरू हो गया। जॉयस के एक बड़े प्रशंसक थे स्टुअर्ट गिलबर्ट। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि जॉयस ने अपना काम मानसिक अंडरवर्ल्ड की भीड़ के लिए नहीं किया है, अरे, बल्कि बुद्धि के अभिजात वर्ग के लिए किया है। ये सोच उस फेबियन विचार से एकदम उल्टी थी, जो साहित्य को जनता तक ले जाना चाहता था। और इसी दौर में अकादमिक आलोचना का भी जोर बढ़ा। इसका क्या असर हुआ? इसका एक बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी नकारात्मक असर भी हुआ। आलोचना खुद कला से ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगी। अच्छा। हाँ, ये एक अंतहीन अकादमिक खेल बन गई, जहां आलोचक एक दूसरे के लिए लिख रहे थे, आम पाठक के लिए नहीं। वार्ड ने इसके लिए बौद्धिक अनाचार जैसा कठोर शब्द इस्तेमाल किया है। इसका कोई मजेदार उदाहरण है किताब में? एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है। प्रोफेसर विलियम एमसन, जो एक बहुत बड़े आलोचक थे, उन्होंने T.S. एलियट की एक कविता का कई पन्नों का गहरा विश्लेषण लिखा। उन्होंने एक पंक्ति के पीछे छिपे कई अर्थ खोज निकाले। बाद में पता चला कि जिस पंक्ति का वो विश्लेषण कर रहे थे, वो दरअसल एक मामूली सी प्रिंटिंग की गलती थी। अरे, मजाक कर रहे हैं? मतलब जी हाँ, पूरी की पूरी थ्योरी एक टाइपो पर। ये तो कमाल है। जी, जब बाद के संस्करण में वो गलती ठीक की गई, तो प्रोफेसर साहब का पूरा विश्लेषण ही हमा हो गया। ये घटना तो दिखाती है कि अकादमिक दुनिया कभी-कभी असलियत से कितनी कट जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो हमने देखा कि कैसे 20वीं सदी की शुरुआत में साहित्य 2 खेमों में बंट गया, लेकिन फिर दुनिया पर एक ऐसी आपदा आई जिसने इन दोनों ही खेमों के विश्वास को हिलाकर रख दिया, विश्व युद्ध। हाँ, इसका साहित्य और समाज की सोच पर क्या असर हुआ? इसका बहुत गहरा और भयानक असर हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद तो जैसे युद्ध विरोधी किताबों की बाढ़ आ गई, जैसे एरिच मारिया रेमार्क की ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इन किताबों ने युद्ध के गौरव की पोल खोल दी और उसकी क्रूरता और व्यर्थता को दुनिया के सामने रखा। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या तब भी वैसा ही गुस्सा था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद का साहित्य गुस्से से ज्यादा निराशा और घुटन को दिखाता है, एक अजीब सा खालीपन। खालीपन? पर क्यों? तब तो वेलफेयर स्टेट था, आर्थिक सुरक्षा थी। यही तो विरोधाभास है। लोगों के पास नौकरी थी, घर था, लेकिन खुशी नहीं थी। एक अजीब सा असंतोष था। वार्ड के मुताबिक अपराध बढ़े और एक नए तरह का उपभोक्तावाद शुरू हुआ, जिसे हम कह सकते हैं अपने पड़ोसियों से बेहतर दिखने की होड़। और इसी असंतोष और खालीपन से एक नए तरह का विद्रोह जन्मा, बीटनिक्स। ये कौन लोग थे? ये सिर्फ बागी युवा नहीं थे, इनकी एक विचारधारा थी, भले ही वो थोड़ी बिखरी हुई हो। बीटनिक्स दरअसल अमेरिका से आया एक आंदोलन था
जिसका असर ब्रिटेन पर भी पड़ा। और ये किस चीज के खिलाफ थे? ये उस समाज से पूरी तरह तंग आ चुके थे जो उन्हें एक घर, एक कार और एक 9 से 5 की नौकरी के सपने में फंसाना चाहता था। वो इस सब से भागना चाहते थे। तो वो क्या चाहते थे? वो आज़ादी चाहते थे, सड़क पर, जैज म्यूजिक में, नशे में, ध्यान में। जैक केरुए की किताब है ऑन द रोड, वो उनकी बाइबल की तरह थी। अच्छा। उनका वो अस्त-व्यस्त पहना हुआ, सामाजिक नियमों के प्रति तिरस्कार, ये सब उस दौर की बेचैनी का प्रतीक था। लेकिन इसमें भी कोई विरोधाभास तो होगा? बिल्कुल, वार्ड एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। ये बीटनिक्स जिस समाज को पूरी तरह नकार रहे थे, उसकी हर सुविधा का इस्तेमाल भी कर रहे थे। मतलब वे उसी समाज की बनाई सड़कों पर घूमते थे, उसी की अर्थव्यवस्था पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर थे। तो ये एक तरह का आधा अधूरा विद्रोह था। इस दौर की बेचैनी ने क्या हास्य व्यंग को भी बदला? हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। पहले जैसे बर्नार्ड शॉ के समय में व्यंग एक हथियार था जिसका मकसद समाज को आईना दिखाकर उसे सुधारना होता था। लेकिन 1950 के दशक के बाद व्यंग का मकसद सुधारना नहीं, बल्कि सिर्फ मजाक उड़ाना, अपमानित करना और सदमा पहुंचाना, सस्ता और बिगड़ा हुआ रूप बन गया था। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में पुरानी निश्चितताओं को तोड़ने का जो उत्साह था, जो एक क्रांति की उम्मीद थी, वो सदी के मध्य तक आते आते एक नए तरह के खालीपन और दिशाहीनता में बदल गई। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। विक्टोरियन मूल्यों को पाखंडी कहकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन उनकी जगह जो नई चीजें आईं, वो भी कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी। बिल्कुल। और इसी मोड़ पर वार्ड एक बहुत ही उत्तेजक और दिलचस्प बात कहते हैं। वो एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हमने विक्टोरियन पाखंड कहकर खारिज कर दिया, क्या वो आज की दौर की बेशरम प्रदर्शनवाद और पर्सनालिटी कल्ट की तुलना में ज्यादा बेहतर नहीं था? शायद वो एक तरह का प्रशंसनीय संयम और शालीनता थी। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब उस दौर में लोग कम से कम अपने बुरे पक्ष को छुपाते तो थे, आज के दौर में तो लोग उसे शान से दिखाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत इस विचार पर खत्म होता है कि टेलीविजन और दूसरे मीडिया के आने से लेखकों और विद्वानों में भी खुद को एक शो पीस की तरह प्रदर्शित करने की होड़ लग गई। ज्ञान से ज्यादा जरूरी व्यक्तित्व का प्रदर्शन हो गया। जी, और ये बात हमें आज के लिए एक बहुत ही, मुझे लगता है, जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। आज के डिजिटल युग में जहाँ हर कोई एक पर्सनल ब्रांड है, हर विचार तुरंत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए है और हर भावना एक इंस्टाग्राम स्टोरी है, क्या गहरी, निजी और स्वतंत्र सोच सच में संभव है? या हम सभी अनजाने में उसी भीड़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे 20वीं सदी के वो बुद्धिजीवी दूर भागना चाहते थे?